शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। अगर मोदी को मात देने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ एक मंच पर आ गया है तो प्रधानमंत्री ने भी महागठबंधन को पटखनी देने की पूरी तैयारी कर ली है। किसानों के साथ साथ विपक्ष बार बार युवाओं की बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है, तो मोदी की नजर भी उन 10 करोड़ युवा मतदाताओं पर है जो इस बार पहली बार वोट देने जा रहे हैं। यही वजह है राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक युवाओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने विजय लक्ष्य 2019 के तहत बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाया है। बड़ी खबर न्यूज 24 के पास यह मिल रही है कि 2019 के ब्लूप्रिंट में युवाओं को बीजेपी ने बहुत खास जगह दी है। हमारे सहयोगी अमित कुमार के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, सीधे आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं। यूथ आइकॉन, युवा एम्बेसडर और नेशन विथ नमो वॉलंटियर के जरिए बीजेपी युवाओं तक पहुंचेगी और इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है भारतीय जनता युवा मोर्चा को। जी हां, 2019 में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी ने और खासतौर से अमित शाह मोदी ने युवाओं तक पहुंचने के लिए खास रणनीति बनाई है। अलग अलग कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 18 साल से 35 साल की उम्र के जो युवा हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या युवाओं की है, उन तक पहुंचने की रणनीति। और इसके लिए जो कार्यक्रम चलाएगा, नुक्कड़ नाटक होगा, कॉलेजेस में अलग अलग जगहों पे चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा ताकि मोदी सरकार के कामकाज को अंदर तक पहुंचाया जाए। और खासतौर से जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जो पहले मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे, उसके लिए पहला वोट मोदी को, ये संकल्प भी कॉलेजेस में और तमाम जगहों पे होगा। टाउन हॉल का आयोजन होगा, राज्यों में होगा और इसके बाद दिल्ली में 23 तारीख को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री 23 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी युवाओं से संवाद करेंगे, अपने सरकार के 5 साल के कामकाज की लेखा जोखा रखेंगे और उन कामकाज के बारे में जनता से, खास करके युवाओं से बात करेंगे। यानी युवाओं तक पहुंचने की खास रणनीति बनाई है अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने प्लान बना लिया है, तो आप जानते ही हैं राहुल गांधी और विपक्ष भी बार बार युवाओं के मुद्दे पर फोकस कर रहा है। साल, 1.5 साल, 2 साल पीछे चले जाइए, आज तक कभी युवाओं की बेरोजगारी, कभी युवाओं की नाराजगी, बार बार इन्हीं पर फोकस कर रहा है विपक्ष भी। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है, देश का नौजवान मोदी को जिताएगा या फिर राहुल को? 2019 में क्या चल पाएगा मोदी का युवा प्लान? इसी पर आज बहस करने के लिए सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ है बीजेपी से सैयद शाहनवाज हुसैन, खुद एक युवा और तेज तर्रार नेता है। देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्रियों में आज भी इनका नाम गिना जाता है। कांग्रेस से मेरे साथ आदिल सिंह बोपाराय जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जूही सिंह को आप देख पा रहे हैं। यहां AK वाजपेयी आ गए एलजेपी से और अनुपम है, खुद युवा नेता हैं स्वराज इंडिया से। आप सभी का स्वागत है। शाहनवाज जी, ये युवाओं पर फोकस आपको जानबूझकर इसलिए तो नहीं करना पड़ रहा है कि राहुल गांधी ने पिछले 1.5 साल 2 साल में युवाओं को पूरी तरह अपनी तरफ कर लिया है, बेरोजगारी, नाराजगी, तमाम युवाओं के मुद्दे उठा उठाकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी मेंबरशिप 11 करोड़ से ज़्यादा है। हम राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं इसकी कोई कार्बन कॉपी हम नहीं कर सकते, बल्कि हमारे संगठन की शैली की चर्चा सब जगह होती है। हम एक युवा संगठन है। ऐसे भी आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा युवा सांसद हैं, विधायक हैं। हम लोग भी भारतीय जनता युवा मोर्चा में पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर काम करते हुए सीधे भारत सरकार के मंत्री बने थे। शिवराज सिंह चौहान, जगत प्रकाश नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, ये जितने नेता आपको दिख रहे हैं, अमित शाह जी, सब लोग युवा मोर्चा से काम करते हुए आए हैं। हम लोग पारिवारिक बैकग्राउंड से सीधे राजनीति में नहीं आते। हम लोग नीचे से काम करते हुए ही राजनीति के क्षितिज पर जो भी आपको नेता दिख रहे हैं वो सब युवा मोर्चा में काम उन्होंने किया। प्रमोद महाजन जी और जितने नेता आप देख रहे हैं वो सब युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से आए। इसलिए हमें आपका ये सवाल कि हम राहुल गांधी जी से कुछ सीख कर करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। मैंने सीख कर नहीं कहा, मैंने जोड़ रहे हैं, सीख कर नहीं, मैंने कहा पलटवार। राहुल गांधी ने युवाओं को लुभाने की कोशिश की, बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर साल, 1.5 साल, 2 साल में खूब। तो कहीं उसी की काट करने के लिए आपने एक खास प्रोग्राम तो नहीं बनाया? नहीं, हमारे यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा जिसकी अध्यक्ष पूनम महाजन है, पूरी ताकत से युवाओं को जोड़ने में लगा है और हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, आपने दिखाया भी है उसको।
इसलिए 18 से 35 साल के युवाओं को हमने ऐसे भारतीय जनता युवा मोर्चा है, फिर हमने कमल क्लब बनाया है जिसके अंदर जो पहली बार जो वोटर बनता है उसको हम जोड़ते हैं, और ये एक संगठन की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अच्छा मैं दूसरी तरह से पूछता हूं, प्रधानमंत्री जी को मैं दूसरी तरह से सबसे पूछता ज्यादा हूं। देश का युवा पसंद करता है। तो जब देश का जो युवा है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तक मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, तो उनको जोड़ेंगे। पहला वोट वो हमें दे, और पहला वोट तो सही जगह जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं घुमा के पूछ रहा हूं आपसे शाहनवाज जी सवाल। मैंने जो पहले पूछा आपने उसे घुमा दिया, अब मैं सीधे पूछ रहा हूं, देश का युवा आपको क्यों वोट देगा शाहनवाज जी? राहुल गांधी और विपक्ष तो यह कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से युवा नाराज है, आज वो क्यों वोट देगा आपको? ये प्रोग्राम कितने भी आप कर लीजिए। अरे आज हमसे देखिए, ये राहुल गांधी जी तो यही कहेंगे ना, कम से कम आप तो मत कहिए। आप जानते हैं कि देश के युवा प्रधानमंत्री जी को मेरा तो सवाल है, अपना आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं। उन्होंने हमने काम किया है ना युवाओं के लिए। हमने स्किल इंडिया चलाया है, हमने स्टार्टअप इंडिया चलाया है, हमने 11 से 12 करोड़ युवा हैं जिनको हमने मुद्रा में लोन देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है। युवाओं के भविष्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के लिए हमने काम करने का काम किया है। तो युवाओं के लिए जितना काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, ओके, आज तक युवाओं को कोई एड्रेस नहीं आदिल सिंह बोपारा है, हमने सीधा युवा को ही हमने जोड़ने का काम किया। ठीक है, आदिल सिंह बोपारा है। इतना डिटेल्ड प्लान बनाया मोदी सरकार ने युवाओं को टारगेट करने के लिए, इतना डिटेल्ड है, अपनी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं पूरा प्लान। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने एक्सक्लूसिवली दिखाया न्यूज 24 पर कि युवाओं के लिए क्या क्या चुनाव से पहले कार्यक्रम किए जाएंगे। नुक्कड़ नाटक होंगे, कैंपस एम्बेसडर होंगे, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ा जाएगा। नारा भी बिल्कुल साफ है, पहला वोट मोदी को। आप तैयार हैं युवाओं के इस बड़े वोट का जो चंक है, इस पर लड़ाई के लिए? देखिए मानक भाई, आज देश में नौजवान ये कह रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। हाँ, नाटक में तो इनको पीएचडी मिलनी चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूं और कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि नाटक में, ड्रामा में, मार्केटिंग में बीजेपी को पीएचडी मिलना चाहिए। पर अब इनके हम वादों को और करनी और कथनी में फर्क देखिए। मोदी साहब ने 2014 में वादा किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 4.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, 9.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार इन्हें क्रिएट करने का वादा था। पर सरकार के अपने आंकड़े क्या कहती है? केवल 1.5 लाख रोजगार क्रिएट किया गया है मानक भाई, केवल 1.5 लाख, जो 1% भी नहीं बनता। अभी शाहनवाज साहब मुद्रा लोन की बात कर रहे थे। शाहनवाज साहब तो बड़े दिग्गज नेता है। मैं पूछना चाहता हूं शाहनवाज साहब कि 10,000 के लोन से कौन सा रोजगार खड़ा कर सकते हैं आप किसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं? स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल अप इंडिया हो, सब फ्लॉप हो गया है। मेक इन इंडिया भी फ्लॉप हो गया है कि सरदार पटेल साहब की उनकी स्टैचू के लिए जो सामान भी आया वो भी चीन से लेके आना पड़ा। सो आप समझिए, मोदी साहब केवल जुमले दे सकते हैं, जो 2014 के जुमले तब फिर से रीपैकेज करने का काम कर रहे हैं। देश चाह रहा है कि इन्होंने डिलीवरी कहां की है। आप इनसे यह पूछे, किसानों का मुद्दा ले लीजिए, रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, ये स्टार्टअप स्किल अप की बात करते हैं। मैं एक वकील हूं, मैं काफी स्टार्टअप्स के केसेस करता हूं। उधर भी इन्होंने टैक्स टेररिज्म शुरू कर दी है। जो स्टार्टअप कंपनी अपने टैलेंट के साथ उन्होंने अपना जो बिजनेस खड़ा किया था, उन्होंने भी उधर भी इनकम टैक्स आदिल सिंह बोपारा है, युवा किसको वोट देगा? राहुल गांधी को वोट देगा? अगर युवा कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। क्यों देगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं क्योंकि हमारा रोड मैप है एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारा रोड मैप है शिक्षा के लिए, हमारा रोड मैप है एक लिबरल इंडिया के लिए। मानक भाई, मोदी साहब की केवल यह कंट्रीब्यूशन है 4.5 साल में कि इन्होंने देश को भीड़ तंत्र की ओर धकेला है, इन्होंने मॉब वायलेंस को बढ़ावा दिया है। देश चाहता है कि हमारे इधर पीस होए, सिक्योरिटी होए, लिबरल वैल्यूज होए, रोजगार क्रिएट किए जाए। पर भाजपा के पास कोई रोड मैप नहीं है। भाषण शासन नहीं होता मानक भाई, भाषण शासन नहीं होता और भाजपा को यह समझना पड़ेगा। और इनको और 3 महीने की बात है, लोग इनको करारा जवाब देंगे। नौजवान इन्हें करारा जवाब देंगे। आज एमबीए की जो डिग्री लेके बैठा है वो पीएन आदिल बोपारा कह रहे हैं राहुल गांधी को वोट देगा युवा। क्या घिनौना इन्होंने मजाक किया है रोजगारों के साथ। क्या आप अखिलेश का नाम लेंगी? अखिलेश और मायावती का नाम लेंगी? मानक जी,
मानक जी, एक तो शहनवाज भाई को मैं बता दूं कि हम लोग सब लोग छात्र संघ में काम किए हैं। वो केवल कॉपीराइट नहीं है भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। नौजवान तर्क और तथ्य पे वोट देगा। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। 2014 में इन्होंने वायदा खिलाफी करके झूठ बोला। ये तो वो पार्टी है जो अपने ट्विटर अकाउंट से ताज एक्सप्रेसवे का फोटो लगाती है, आगरा एक्सप्रेसवे का, और कहती है कि वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे तैयार हो गया, जबकि वो शुरू भी नहीं हुआ। ये तो वो पार्टी है जिसके अंतर्गत बेरोजगारी बढ़ी है। ये हमको पकौड़ा बनाने के लिए कहते हैं, तो हम कहते हैं पकौड़ा हम बनाएंगे, लेकिन ये अपनी चॉइस से बनाएंगे ना। स्टार्टअप इंडिया की बात आपने की, आपको पता है 70% स्टार्टअप इंडिया आपके बंद हो चुके हैं। आपने मुद्रा योजना की बात की, 91% लोन 10,000 से कम है। आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, वो 1% लोगों से भारतीय जनता पार्टी के मधुर संबंध होंगे जिनके पास 51% धन है, और करोड़पति बढ़ रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो युवाओं का रोल मॉडल कौन है जूही जी, आप ये तो बता दीजिए। प्रक्रिया आपने बिना पेपर लीकेज के की। युवाओं का रोल मॉडल कौन है? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? ये थोड़ी चाहिए था। युवाओं के रोल मॉडल उनके अधिकार होंगे और जो एजेंडा उनके सामने लेकर जाएगा, जो हम अपने प्री पोल अलायंस से एक एजेंडा और रोड मैप उनके तहत रखेंगे, उस पर युवा वोट करेंगे। मतलब राहुल गांधी को वोट नहीं करेगा युवा? यूपी में यूपी का युवा, जूही जी, यूपी का युवा अखिलेश यादव और मायावती को वोट करेगा, राहुल को वोट नहीं करेगा, इसका मतलब यही कह रही है ना आप? हाँ, यूपी का युवा तो हमको वोट करेगा, बहुत बढ़िया। युवा तो हमको और बसपा को वोट करेगा ही, मानक जी, बिल्कुल करेगा और मजबूती से करेगा। हाँ ठीक है, शाहनवाज जी जवाब दीजिए। यूपी का युवा, जूही जी कह रही है अखिलेश यादव को वोट करेगा, बाकी देश में आदिल कह रहे हैं राहुल का वोट जाएगा। मोदी जी को क्या मिलेगा युवाओं का वोट? इतना लंबा चौड़ा आप कार्यक्रम जो कर रहे हैं उसके बाद भी। देखिए, एक पारिवारिक पार्टी जो एक परिवार की पार्टी है, वो अपने आप को समाजवादी पार्टी कह रही है और उनकी प्रवक्ता हमें झूठी पार्टी कह रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि आजकल बिल्कुल सर 1% की पार्टी है, भारतीय जनता गरीब गरीब हो गए। हाँ, इसीलिए तो सत्ता से बेदखल किया। हाँ, इसीलिए तो आपको उत्तर प्रदेश की सत्ता से दखल 1% वाली पार्टी ने कर दिया ना। देखिए कैसे आप लोग बाहर उसके बाद आप देखिए कैसे परिवार के अलावा एक भी सीट लोकसभा में नहीं जीतने दिया था। जो एक गड्ढे से भरी हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कैसे ऐसा झूठ मत कहिए भाई, पूरा देश जानता है मुख्यमंत्री कहाँ से हारेंगे। आप तो ऐसे इसलिए मुख्यमंत्री बनाते जो इलेक्शन ही नहीं लग रहे मुख्यमंत्री के। अरे मुख्यमंत्री तो थे ही नहीं, वो सही बात है। मुख्यमंत्री कितनी बार गोरखपुर में समाजवादी पार्टी को धूल चटाई है, याद है कि नहीं आपको? वो तो वास्तव में अब मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना है। धूल चटाना, ठिकाने लगाना, ठोक देना और बहुजन समाजवादी पार्टी की बहन कुमारी मायावती को गालियां देना, इसमें आपको पीएचडी हासिल है। आपका चरित्र है ये, हमारा नहीं है सर। कि ठिकाने लगाना, ठोक देना, धूल चटाना, आपको झूठी पार्टी, झूठे लोग ही को झूठी पार्टी नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी को झूठी पार्टी बोला, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। गड्ढा मुक्त सड़कें कहाँ हैं? बेईमानों की पार्टी नहीं है ना आप लोगों की पार्टी, तो बेईमानों की पार्टी है, मुरंग लूटने वाले, बालू लूटने वाली पार्टी है। इसीलिए तो आप लोगों की पार्टी, आप लोगों की पार्टी भ्रष्टाचार करने वाली, मुरंग लूटने वाली, अभी तो जांच चल रही है। अभी तो उत्तर प्रदेश में आपने पहले आपने साथ ले लिया इनका, पहले आपने साथ ले लिया कांग्रेस का, आप साथ ले लिया बसपा का। अकेले में दम कहाँ है? योगी आदित्यनाथ से लड़ने का या मोदी जी से लड़ने का दम कहाँ है अखिलेश यादव में? अभी तो समाजवादी पार्टी बटी हुई है पूरी तरह। ओके, ऑलराइट, ओके, एक सेकंड रुक जाइए, जूही जी एक सेकंड रुकिए, जूही जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। एक सवाल और आदिल सिंह बोपरा है, उसके बाद स्टूडियो में आ रहा हूं AK वाजपेयी और अनुपम के पास। जरा बताइए आदिल, आपके हिसाब से युवाओं का रोल मॉडल इस बार कौन है? राहुल गांधी है क्या? जूही जी कह रही है यूपी में तो राहुल गांधी का सिक्का नहीं चलने वाला युवाओं में। देने दीजिए अखिलेश जी, ये मेरा जवाब देने दीजिए। अच्छा हाँ, शाहनवाज जी कंप्लीट करिए, चलिए हाँ कंप्लीट करिए, जवाब देने दीजिए। हाँ कंप्लीट करिए। आदिल एक सेकंड रुक जाइए, शाहनवाज जी कंप्लीट करिए जवाब, और उनको कंप्लीट करिए।
हाँ बोलिए। देखिए, उनको कहिए कि उनको जो भी बोलना है, हाँ। जितनी गालियां बोलनी है बीजेपी को बोले, लेकिन अलग से बोले, मैं नहीं टोकूंगा उनको। हाँ। लेकिन बीच में टोक के अगर अरे बोलेंगी तो फिर वो डिबेट हो नहीं पाएगी। बोल रहे हैं भाई, जूही जी, जूही जी आपके टाइम में उन्होंने नहीं बोला। जूही जी आपको आपका टाइम मिला अनइंटरप्टेड, उनको बोलने दीजिए ना, उनका टाइम है। हाँ बोलिए तो शाहनवाज। इनके मंत्री बोले, सुने तो माधव जी, सुने तो बोलिए इनके शाहनवाज, मंत्री बोल रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलिए। मतलब इनको गाली देने से? कौन इंपॉर्टेंट चीज है देखिए, ये? मैं इस तरह से डिबेट नहीं करता हूँ। बोलिए शाहनवाज जी, बोलिए। अनुराग भदौरिया भी आते हैं तो कम से कम वो भी भाषा संयम रखते हैं। हाँ। और मैं नहीं चाहता कि जूही जी अगर ऐसा डिबेट करेंगी तो मैं इनके साथ नहीं करूंगा, नहीं बैठूंगा। नहीं, सुन रही है, सुनेंगी। शाहनवाज जी सुन रही है, जूही जी आ जाएंगी तो ये तो ऐसा डिबेट आपने पहले भी उनके साथ डिबेट किया है, अपेक्षा नहीं कर सकता। नहीं डिबेट बिल्कुल सुनेंगी, आपकी भी सुनेंगी वो। बोलिए। मेरे और प्रवक्ता बैठेंगे। हाँ। मैं तो इस तरह की भाषा की मर्यादा तोड़कर और बीच में बोलने का डिबेट नहीं हो सकता है, मुझे क्षमा कर दें आप। अब बोलिए शाहनवाज जी, बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। सब सुन रहे हैं आपको, कोई नहीं टोक रहा है, बोलिए। क्या हुआ? शाहनवाज जी सुन रहे हैं? शाहनवाज जी बोलिए, अपनी बात तो कहिए, पूरी करिए अपनी बात। कट गया उनका। लगता है फोन, शाहनवाज जी का फोन कट गया, वापस आ रहा हूं। शाहनवाज जी जैसे ही फोन जुड़ेगा आपके पास, AK वाजपेयी, युवा क्यों वोट देगा नरेंद्र मोदी को, आपकी सरकार को, इतना सारा लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाने के बाद भी? देखिए, जूही जी कह रही है नाराज है युवा, कांग्रेस बोल रही है नाराज है युवा। युवा को क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और करप्शन फ्री इंडिया चाहिए। ये 3 चीजें उसको चाहिए। क्या ये इनकी जब सरकार थी कांग्रेस की तो क्या इन लोगों ने ये दिया? क्या इनके ऊपर भ्रष्टाचार के केसेस नहीं है? मैं नाम गिना सकता हूं यहां पे, जितने ये कल रैली में 22 दलों के लोग पेश हुए थे। सोनिया से लेके, राहुल लेके, तेजस्वी लेके, लालू लेके, पवार साहब लेके, मतलब किसका कौन करप्शन के केस में इन्वॉल्व नहीं है? और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूथ ने पुराना इतिहास भी पढ़ा हुआ है, देखा नहीं हो तो कम से कम पढ़ा है कि गठबंधन सरकार जो होती है या जो खिचड़ी सरकार होती है वो कितने दिन उसकी लाइफलाइन होती है, और उसका नतीजा क्या होता है कि स्टेबिलिटी नहीं आती, पॉलिसीज में स्टेबिलिटी नहीं आती, डेवलपमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आती। तो ये सब चीजें नहीं देख रहा क्या मोदी सरकार? युवा क्या वाकई सिर्फ करप्शन पर, स्टेबिलिटी पर वोट देता है? नहीं, करप्शन, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, नहीं, वो मंदिर पे नहीं जाता, मंदिर पे नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता कि मंदिर में क्या होगा, राम पे नहीं जाएगा, नौकरियों पे बिल्कुल जाएगा। क्या मोदी सरकार ने स्वराज के लिए, स्वरोजगार के लिए साधन मुहैया नहीं कराए हैं? क्या 14 करोड़ लोगों को लोन नहीं दिया मुद्रा योजना में? अभी भूपाराव साहब कह रहे थे कि 10,000 रुपए में कोई दुकान चलती है। अरे भाई, 10,000 लोन नहीं दिया है, 5 लाख दिया है, 10 लाख दिया है, 20 लाख दिया है, और 2 करोड़ तक की लिमिट है। तो उसको कैसे नकारेगा? यूथ को क्या चाहिए? देखिए, यूथ आज का, उसको यह मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरियां कम हो रही हैं इसमें, और अपना बिजनेस वो करना चाहता है। अपने रोल मॉडल मोदी जी को मानता है क्या? बिल्कुल मानता है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। राहुल को क्यों नहीं मानेगा? राहुल ने क्या किया? अच्छा, राहुल की मैच्योरिटी, अच्छा ये देखिए, इसमें आप देखिए राहुल के बारे में क्या क्या आता है। मतलब राहुल ने ऐसा क्या कर दिया है? नो, राहुल ने ऐसा क्या किया है कि यूथ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो? ये बताइए मेरे को, एक बता देंगे। भोपाराव साहब बैठे हैं, कह रहे हैं विजन दिया उन्होंने, विजन दिया। कौन सा विजन दिया बताइए ना, एक विजन बताइए, कौन सा यूथ के लिए विजन दिया? कोई सी पॉलिसी लाए हैं क्या? मानक जी, कोई डिक्लेरेशन दी है क्या? क्या दिया बताइए ना आप। हाँ, अच्छा, एक सेकंड आदिल, एक सेकंड आ रहा हूं। अनुपम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस, अगर यूथ फोकस डिस्कशन होना है तो ये कि यूथ ना मोदी जी को पसंद करता है ना राहुल को पसंद करता है। यूथ नेताओं में अपना आइकन नहीं ढूंढ रहा है आज के समय में। अच्छा, अगर कोई आइकन है तो स्वामी विवेकानंद आइकन हो सकते हैं। तो इन नेताओं को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, नरेंद्र मोदी को, कौन यूथ का आज के समय मॉडल आइकन है, ये सवाल हमें नहीं पूछना चाहिए। दूसरी बात कि यूथ किस पे वोट देगा, ये जो बीजेपी का आपने जो बताया कि प्लान है युवाओं को लेकर, ये उनका कैंपेन प्लान है। पार्टी बहुत बड़ी है, पैसा बहुत है, कांग्रेस भी ऐसा कोई प्लान बनाएगी और आ जाएगी मार्केट में। युवाओं को इससे मतलब नहीं है कि युवा मोर्चा में कितने युवा हैं या एनएसयूआई में कितने। नेता को देख के वोट नहीं देगा वो, नेता को देखकर नहीं देगा, अपने भविष्य को कितना किस गवर्नेंस ने सुनिश्चित किया है उसको देखकर किसने किया है वो। और अगर हम इस पे बात करें तो देखिए,
सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है युवा के नहीं, सामने? मैं ये बाइनरी में जवाब नहीं होना चाहिए, 1 और 0 में जवाब नहीं होता। वोट देने जाएगा युवा के सामने तो यही ऑप्शन ही रहेगा ना, ईवीएम पे 4-5 बटन होंगे, उनमें से एक दबाना है। युवा के सामने ये ऑप्शन है, ये देखने का ऑप्शन है कि एक सरकार है जो ये वादा करके आई थी कि 2 करोड़ जॉब्स देंगे। 2 करोड़ जॉब 1 साल में देंगे एनुअली। सीएमआई का डेटा है जो बता रहा है कि 2018 में अकेले 1 करोड़ 10 लाख जॉब खत्म हो गए। क्रिएट होना बहुत दूर की बात है, इतने जॉब्स खत्म हो गए। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आज के समय में 16% है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। किसी भी देश में जब 16% बेरोजगारी दर हो, शिक्षित बेरोजगारी दर, अगर तो गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। इतनी खराब स्थिति है। आज तक तो हुआ नहीं गृह युद्ध, अनुपम, इसको आज तक तो हुआ नहीं गृह युद्ध। सुन लीजिए, इसको संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, अब गृह युद्ध की स्थिति आ गई। 16 नहीं, आपको 16% रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे चिंता नहीं होती है। चिंता सबको होती है, लेकिन गृह युद्ध की स्थिति बता रहे हैं। समझ जाइए ना, मैंने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को सुना, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को सुना। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के पास एक लाइन ये बताने को नहीं था कि मैंने सुना शाहनवाज भाई को 4.5 साल में रोजगार के मसले पर हमने क्या किया, बताया तो उन्होंने। इतनी सारी योजनाएं भी नहीं है। ये सारी योजनाएं जो हैं ये स्लोगन्स हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब स्लोगन्स हैं, ये योजनाएं नहीं है। इनका कुछ नहीं हुआ जमीन पर, कुछ भी नहीं हुआ है। और जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है उनके पास कोई पूछ लीजिए आगे 5 साल का क्या ब्लूप्रिंट है। अभी पता है आपको 24 लाख पोस्ट्स हैं अकेले सरकारी अलग अलग विभागों में जो खाली पड़े हुए हैं। पूछिए शाहनवाज भाई से वो क्यों खाली पड़े हुए, सैंक्शनड बट वेकेंट। शाहनवाज जी जवाब देंगे क्या, क्यों खाली पड़े हुए? नौकरियों का सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। नेता देखकर वोट नहीं देंगे युवा, वो मुद्दों पर वोट देंगे। क्या कहेंगे आप युवाओं से? देखिए, अगर बीच में, देखिए भोपाल राय साहब तो बीच में नहीं टोकते हैं। अगर मुझे आप 1 मिनट दे दें बिना टोके हुए, जी बोलिए बोलिए, तब तो मैं डिबेट में आपको कुछ कह सकूं। बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं तो मैं सुनने को बैठा हूं। अरे नहीं नहीं शाहनवाज जी बोलिए बोलिए, सब सुन रहे हैं आपको। आप ये गारंटी दे दें। हाँ, क्योंकि दिक्कत ये है कि बोलते ही चीखना चिल्लाना मेरी आदत नहीं है। हाँ बोलिए। देखिए, मोदी सरकार ने 10 वर्षों के जो रोजगार की बात थी, अगर मुद्रा लोन को लेंगे तो 3 साल में 13 करोड़ लोगों को हमने ये स्वरोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। अगर विकास स्किल डेवलपमेंट में 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इसके पूरे आंकड़े हमारे पास हैं, अगर किसी को बाद में दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया में 1,17,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे भर्ती 1.1 लाख लोगों को रोजगार रेलवे के सेक्टर में कराया है। 7 महीनों में 39 लाख नए लोगों को रोजगार मिला है। सब झूठ। और आईटी सेक्टर में 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। डिजिटल इंडिया में 10 लाख लोगों को डिजिटलाइज में रोजगार मिला है। और अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 52 करोड़ श्रम दिवस के तौर पर रोजगार, जो 52 करोड़ जो लोग हैं वो श्रम रोजगार जो है, उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की स्टडीज बता रही है कि इस देश में 12 जून तक के आंकड़े को अगर दे लें तो श्रम में रोजगार का सृजन करोड़ों में हुआ है। आप राजमार्ग में 15 करोड़ लोगों को श्रम रोजगार मिला है। दीनदयाल कौशल्य योजना में करीब 3 लाख करोड़ लोगों को रोजगार मिला। पर्यटन के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जी मैं बता दे रहा हूँ। शाहनवाज जी देखिए, आप सारी योजनाओं के आंकड़े देने लगे। अगर ये सारा डेटा सच्चा होता फिर अभी कहा गया, राज्यों में अभी कहा गया कि शाहनवाज जी कुछ बताया नहीं। 500 के 500 राज्यों में हार गए। कहाँ झूठा डेटा बाहर रखी जा रहे हैं? नहीं बताया नहीं, ये आंकड़े हम गौरव, ये डेटा बता रहे हैं, सरकार का डाटा बता रहे हैं। मानिक जी समय दीजिएगा। ऑल राइट, छोटा सा ब्रेक ले लो, सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक, सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक। वापस आ रहे हैं फौरन, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी हैकर सैयद शुजा पाशा ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैक किया जा सकता है। बल्कि लंदन में ईवीएम हैकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया गया है कि 2014 में हुए चुनाव ईवीएम हैक करके हुए थे। यानी 2014 के चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया था। सैयद शुजा पाशा कहते हैं, जिस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भारत में इस्तेमाल होने वाली डिजाइन की हैं, वो उस कंपनी के लिए काम करते थे।
लेकिन उसके बाद उन्हें भारत छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। बहुत गंभीर आरोप सैयद शुजा पाशा लगा रहे हैं। अमेरिका में रहते हैं, लेकिन लंदन में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें वो स्काइप के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि 2015 के दिल्ली के चुनाव में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैक हुई थीं। ये अमेरिकी हैकर हैं सैयद शुजा पाशा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई दल इस हैकिंग में शामिल रहे हैं, ऐसा आरोप है। क्योंकि अब बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लपेट लिया सैयद शुजा पाशा ने, तो इस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता था अगर किसी एक दल को कटघरे में खड़ा किया होता ईवीएम हैकिंग को लेकर सैयद शुजा पाशा ने। लेकिन अब बीजेपी, कांग्रेस, आप तीनों पर आरोप लगा दिए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2018 के चुनाव में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हैक होने के आरोप लगाए हैं सैयद शुजा पाशा ने। खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि लंदन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल खुद मौजूद थे। इस बड़े इवेंट, इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार लगातार किया जा रहा था। 2-3 दिनों से इसकी चर्चा भी खूब हो रही थी, और अब जबकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, उसमें से मोटी बात निकल कर यह आई है, सैयद शुजा पाशा जो कि अमेरिका में रहते हैं, खुद को अमेरिकन हैकर बताते हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 2014 से लेकर लोकसभा चुनाव से लेकर 2015 का विधानसभा चुनाव और 2018 के चुनाव, इन सब में ईवीएम की हैकिंग हुई है। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं सैयद शुजा पाशा ने। कपिल सिब्बल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मौजूद है। शाहनवाज जी, क्या जवाब दीजिएगा? शाहनवाज जी, ईवीएम की हैकिंग को लेकर इतना गंभीर आरोप लगा है। शाहनवाज जी, यस, सही है। देखिए, एक तो सैयद शुजा पाशा का बैकग्राउंड क्या है वो आपने बताया, मैं तो इनका नाम मैंने सुना नहीं है। ये ओरिजिन क्या है इनका? क्या भारत को बदनाम करने के लिए भारत के पूरे इलेक्शन सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं? वो तो सब पार्टी का नाम ले रहे हैं। दिक्कत दुश्वारी ये है कि क्या वजह है कि 4 दिन पहले ब्रिगेड के मैदान में ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, फिर कपिल सिब्बल वहाँ मौजूद होते हैं आपके अनुसार, और फिर ये आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम में खोट है। ईवीएम में खोट नहीं है, इन लोगों को मालूम है ये हार का बहाना तलाश रहे हैं पहले वो दल। कोई ईवीएम में खोट नहीं है। क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जिसमें कांग्रेस चुनाव जीती वो ईवीएम खराब था? जी हाँ, आरोप यही लग रहा है। आरोप यही है शुजा पाशा का। शाहनवाज जी, यही आरोप हैक हुआ है। 2015 का दिल्ली का चुनाव, 2018 के विधानसभा चुनाव, सब में ईवीएम हैकिंग हुई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पर कहा था कि ईवीएम के बारे में अगर किसी को चैलेंज करना है आकर बताए। कोई दल नहीं गया, कांग्रेस भी नहीं गई, सपा भी नहीं गई, कोई वहां नहीं गया। और आज अगर कोई कह रहा है उस पर कोई दल भी यकीन करने वाला नहीं। आदिल सिंह बोपाराय, जवाब दीजिए, लंदन क्या करने गए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल? आप पर भी आरोप लगा दिए सैयद शुजा पाशा ने। उम्मीद आप ये लेकर गए थे कपिल सिब्बल कि वहां से सरकार के खिलाफ आरोप निकलेंगे, आप खुद भी फंस गए। नहीं चल रही। देखिए, कृपया करके शाहनवाज जी, आप आपकी मन की बात नहीं है, अब सुन लीजिए। मैंने इंटरप्ट, मानक बोल रहे हैं। मानक भाई, बहुत ही गंभीर आरोप है। अरे मैंने नहीं बोला भैया, आपके कान में कौन सी आवाज आ गई? मानक बोल रहे हैं, मैं तो बोल के चुप हो गया। आदिल, शाहनवाज जी ने आपको नहीं टोका, वो मेरा सवाल था, बोलिए। हाँ, हर बात पे तंज कर रहे हैं। मानक भाई, यह भी आरोप तो जबान की बात कीजिए। इस पूरे मुद्दे का कॉन्स्पिरेसी और कोरिलेशन। हाँ, बोलिए बोलिए शाहनवाज साहब, चलिए आगे चलिए, को भी सुनिए। आदिल मुद्दे पे बोलिए। आइए, ये एक सेंसिबल सिविलाइज डिबेट चल रहा है। चलिए। हाँ, ये भी इस हैकर ने यह भी आरोप लगाया है कि इस पूरे मुद्दे का कोई लिंकेज है गोपीनाथ मुंडे की मर्डर के साथ भी। यह भी आरोप लगाया, बहुत गंभीर आरोप है। हम चाहते हैं इसका इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार संज्ञान ले और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर यह सच है तो लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। संस्थाओं को तो मोदी जी ने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं हिंदुस्तान में, अब लोकतंत्र भी खतरे में है। और मैं बताना चाहूंगा, कैराना में जो हुआ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगाया। मानक, इन्होंने कोई मानक भाई कांग्रेस पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगा। आरोप लगा है भाजपा पे, लगा है आम आदमी पार्टी पे, लगा है। और मैं आपको याद करवाना चाहूंगा मध्य प्रदेश भीड़ में क्या हुआ था।
मध्य प्रदेश भीड़ में हैकिंग का ऑन रिकॉर्ड कैमरा आपके जर्नलिस्ट मित्रों ने कैप्चर किया था, तब भाजपा ने कुछ जवाब नहीं दिया। कैराना में क्या हुआ, कभी सुना है आपने कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लू लग जाती है? कोई कारण नहीं होगा। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, ऑलराइट, रुक जाइए। मेरे पास जितनी जानकारी है उसके मुताबिक 3 चुनाव में हैकिंग का आरोप लगाया सैयद शुजा पाशा ने। एक सेकंड रुक जाइए। 2018 के चुनाव, 2015 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव, वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूरत है इस पे गौर करने की। देखिए, इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और पूरे विश्व की नजर इस पे है। ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी होती है कि किस तरह से इंडिया में, देखिए प्लीज कोई पार्टी नहीं छोड़ी, कोई फॉर्मेशन नहीं छोड़ा, कभी कांग्रेस के साथ होते हैं, कभी भाजपा के साथ होते हैं। 2019 राफेल भी इसी का हिस्सा है। राफेल को किस तरह से बदनामी की जा रही है? लोकतंत्र के बारे में बताइए, आप हमें बताइए। भीड़ में क्या हुआ? हमारे देश की जड़ों को हिलाने की कोशिश के बारे में कहा गया है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। सैयद शुजा पाशा ने लंदन में अमेरिका से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इतने गंभीर आरोप लगा दिए हैं ईवीएम की हैकिंग को लेकर कि वाकई एक बार तो उन पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन देखते हैं क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। शाहनवाज हुसैन, आदिल सिंह बोपाराय, जूही सिंह जी, आपका भी, वाजपेयी जी, अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया।